हेलो 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 जी, नमस्कार। की हाल चाल, कैसे हैं आप मेरे शेरों और शेरनियों? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वेदांत महाराष्ट्र 11th और 12th में। और मैं हूं आपकी अपनी केमिस्ट्री एजुकेटर वंशिका श्रीवास्तव। तो मेरे प्यारे क्लास 11th क्लास के बच्चों, यार केमिकल बॉन्डिंग ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर तुम्हारे क्लास 12th में इनऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग करनी है तो केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा चैप्टर है जिसमें इतने सारे बेसिक चीजें हैं, जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि यार क्लास 12th में जब जाओगे ना, वहां पे जो इनऑर्गेनिक पढ़ने वाले हो तुम लोग, उसमें ऐसा होगा कि तुमको बेसिक नहीं पढ़ाया जाएगा, उसमें डायरेक्ट शेप्स बताओ, मॉलिक्यूल्स बताओ। उसका बेसिक कहाँ सीखेंगे? क्लास 11th में, मतलब कि केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में हम सीखने वाले हैं। तो यार इस चैप्टर को तो ना बिल्कुल भी स्किप करने का सोचना मत, क्योंकि क्लास 11 का फाउंडेशन भी है। और एमएचटी सीईटी के लिए या फिर तुम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, उसके लिए चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ना पूरी पूरी कोशिश करी है कि इस वाली वीडियो में मैं सारे टॉपिक्स, जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मतलब पूरा चैप्टर का वन शॉट तो हम करेंगे, जो भी एक्सेप्शन है, जो भी एग्जाम्पल है, सब कुछ इसमें मैं कवर करूं और तुम्हें एक बहुत बढ़िया सा वन शॉट दे दूं। ठीक है, तो अपना पेन और कॉपी साथ में लेके बैठ जाओ। हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो यार सबसे पहले मैं बात करूं कि जो चैप्टर है हमारा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? तुम लोग बॉन्ड्स के बारे में पढ़ोगे। बॉन्ड क्या होता है एक्चुअली में? कोई भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है, हमने बोला H2O, वाटर। हम वाटर को क्या कर रहे हैं भाई? ले रहे हैं, हम पी रहे हैं वाटर को, राइट? H2O। तो एग्जैक्टली उसका बॉन्ड कैसे बना है, कैसे H और O एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, बहुत सारे बॉन्ड्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम एटम्स का, जो भी एटम्स बॉन्डिंग कैसे करते हैं यार, कोई भी मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग कैसे हो रही है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे मैंने बताया तुमको अभी कि ये दोनों बॉन्ड्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर में डिटेल में दिया गया है। आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाइब्रिडाइजेशन एंड MOT, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जो भी आपकी बॉन्डिंग हो रही है वो कैसे हो रही है, कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं, ऑर्बिटल्स क्या होता है, ये हमने पढ़ा है किसमें? स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, कि ऑर्बिटल्स बेसिकली क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन भाई सब रहते हैं, है ना? ऑर्बिटल्स याद करो, शेल, सब शेल, ऑर्बिटल हमने पढ़ा था क्लास में, राइट? तो यार वैसे ही ऑर्बिटल्स कैसे अरेंज्ड हैं, कैसे कैसे वो बॉन्डिंग बनाते हैं, वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ऑक्टेट रूल पढ़ेंगे, VSEPR थ्योरी पढ़ेंगे और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 11th केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में। ठीक है, तो हम ये सारे टॉपिक्स आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूं अगर केमिकल बॉन्डिंग की, हमारा चैप्टर ही है ना केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो यार केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है? केमिकल बॉन्ड एक्चुअली में है क्या? एक ना अट्रैक्टिव फोर्स है। मान लो एक ये बॉल है, एक ये ब्लू कलर की बॉल है, एक ये रेड कलर की बॉल है। अभी क्या हुआ, ये ब्लू कलर की बॉल को ना रेड कलर की बॉल से प्यार हो गया। उसने इसको देखा, इसने इसको देखा, भाई साहब दोनों में क्या हो गया? एकदम प्यार हो गया। अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू एटम्स, टू मॉलिक्यूल्स, और उन्होंने क्या किया? शादी कर ली भाई साहब, शादी कर ली, बॉन्ड बना लिया। क्या किया? बॉन्ड बना लिया। दैट इज केमिकल बॉन्ड। समझ गए? दैट इज केमिकल बॉन्ड। तो बेसिकली क्या है? ये अट्रैक्टिव फोर्स है दैट होल्ड्स एटम्स और आयंस टुगेदर। कोई सा ऐसा फोर्स है भाई, कोई सा ऐसा फोर्स है, एकदम प्यार वाला फोर्स है, जो कि दो लोगों को, दो मॉलिक्यूल्स को एकदम बांधे रख रहा है। जैसे H2O है, हम H2O की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाई साहब बहुत प्यारे दोनों में, इसीलिए तो वो हमेशा H2O के ट्रिपलेट में आते हैं हमको, मतलब H2O। कभी वाटर मॉलिक्यूल HO देखा है तुमने? कभी भी वाटर मॉलिक्यूल HO या फिर OH2, या फिर आपने कभी वाटर मॉलिक्यूल को H3O, कभी चेंज नहीं होता उसका फॉर्मूला, हमेशा बेटा H2O ही रहने वाला है। तो यार कुछ ना कुछ बहुत प्यारा सा बॉन्ड है इन दोनों के बीच में, जो इसको बांधे रख रहा है, और उसी को बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। उसी को क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, समझ गए? अब ये तो ठीक है कि मैम केमिकल बॉन्ड समझ में आ गया, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? क्यों हो रहा है भाई? ऑक्सीजन भी अलग खुश था, हाइड्रोजन भी अलग खुश था, लेकिन ये क्या एक्चुअली में खुश थे? नहीं। सबको जिंदगी में स्टेबिलिटी चाहिए, तुमको भी, हमें भी, जितने भी लोग हैं सब लोगों को स्टेबिलिटी चाहिए, राइट? इनको भी स्टेबिलिटी चाहिए थी। इनको भी क्या चाहिए थी? स्टेबिलिटी, मतलब वो स्टेबल होना चाहते थे। ऐसे अकेले वो स्टेबल नहीं है, अकेले वो डिस्ट्रैक्टेड थे भाई, इधर उधर बंटरा रहे थे, घूम रहे थे इधर उधर, कहीं कुछ तो भी कर रहे थे। जैसे उसको हाइड्रोजन मिला,
भाई उसकी जिंदगी में जान आ गई। ऑक्सीजन ठीक है ऐसा था, अभी वो O2 भी नहीं है, सिर्फ O की बात करी हूँ, सिर्फ O की बात करी हूँ। तो बेटा जब ये O ऐसी अकेला फिर रहा था कहीं पे भी डिस्ट्रैक्टेड होके, उसकी जिंदगी में आया H, और जैसे ही उसकी जिंदगी में H आया, H2O जैसे ही बना, तो आप समझ रहे हो ना कितनी इंपॉर्टेंस है H2O की। पता है ना वाटर यार, अगर तुम्हारी जिंदगी में पानी नहीं रहेगा, तुमको प्यास लगेगी, तुम क्या पियोगे? पानी से ही प्यास बुझती है। कोई भी और तुम कोई भी ड्रिंक पी लो, फैंटा पी लो, स्प्राइट पी लो, कोई सी भी कोल्ड ड्रिंक पी लो, पानी का काम पानी ही करता है ना। तो यार H2O इतना सुंदर मॉलिक्यूल बना लिया इन दोनों ने साथ में मिलकर, मतलब वो स्टेबल हो गए। समझे? वो क्या हो गए? स्टेबल हो गए। तो केमिकल बॉन्ड बनते क्यों हैं? केमिकल बॉन्ड इसलिए बनते हैं क्योंकि उनको स्टेबिलिटी चाहिए। हर एक मॉलिक्यूल को क्या चाहिए? स्टेबिलिटी चाहिए, इसीलिए केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं। समझ गए? केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अभी नोबल गैस क्या होता है? नोबल गैस है बेटा ग्रुप 18 वाले, हमने पढ़ा था पीरियोडिक टेबल। तो ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 18 वाले जितने भी है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, देखते हैं जरा, ये देखो पीरियोडिक टेबल आ जाओ, ये रहा, ठीक है। तो बेटा ये ग्रुप 1 है, ग्रुप 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे सो ऑन करके ये लास्ट वाला जो तुमको ग्रुप दिख रहा है दैट इज ग्रुप 18, दैट इज ग्रुप 18। ये सारे नोबल गैस है। मतलब नोबल गैस का मतलब क्या हुआ भाई? वो बहुत संतुष्ट हैं उनकी जिंदगी से, उनको किसी से कोई लगाव नहीं है। जैसे कि जो साधु संत महात्मा होते हैं ना भाई, एकदम हो गया हम उन लोगों का कि भाई आराम से अब जिंदगी बिता लेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है। वैसे ही होते हैं ग्रुप 18 वाले एलिमेंट्स, जैसे कि हीलियम, नियॉन, अर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है। ये सब क्या है? ग्रुप 18 नोबल गैस बोलते हैं। नोबल गैस बोलते हैं, जीरो ग्रुप एलिमेंट्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल है। अब ये अगर स्टेबल है खुद में, तो बाकी सारे एलिमेंट्स ने क्या बोला? भाई हमको भी तो इनके जैसे बनना है, हमको भी इन्हीं के जैसा बनना है, एकदम शांत, एकदम बिल्कुल न्यूट्रल, ठीक है, एकदम स्टेबल बनना है। तो यार केमिकल बॉन्डिंग इसीलिए की जाती है क्योंकि सारे एटम्स को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होता है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना होता है एकदम स्टेबिलिटी, ठीक है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी चाहिए होती है। इसीलिए सब लोग क्या करते हैं? केमिकल बॉन्डिंग बनाते हैं, केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं। क्लियर है? अब जो अपने कॉसल और लुइस थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट, उन्होंने मतलब थ्योरीज दी, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारी चीजें देखी। उन्होंने ये देखा, उन्होंने ये बताया कि एटम्स जो होते हैं दे कंबाइन बाय ट्रांसफरिंग और शेयरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। अभी अपन पढ़ेंगे ऑक्टेट वगैरह क्या होता है, ये सब चीजें। तो बेसिकली जो एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। कैसे कंबाइन करेंगे? या तो वो ट्रांसफर कर देंगे, मान लेते हैं बॉन्ड की बात करें ना अपन, तो मानो कि यार तुम कोई नए स्कूल में गए, ठीक है, तुमने बहुत कोई अच्छा बड़ा सा स्कूल देखा, तुमने उसमें एडमिशन ले लिया। अब सब लोग नए नए लोग हैं, तुम भी वहां पे गए, तुम भी नए हो। तो एक लड़के को देखा तुमने कि यार चलो यार यही बढ़िया है, धीरे धीरे तुम्हारी फ्रेंडशिप स्टार्ट हो गई उससे। ओके, अब तुम्हारे बर्थडे पे उसने तुमने उसको अपने बर्थडे पे बुलाया, उसने तुम्हें गिफ्ट दिया, तुम भी उसके बर्थडे पे गए, तुमने भी उसको गिफ्ट दिया, दोनों ने एक दूसरे को गिफ्ट दिए ना। क्या हुआ? ट्रांसफर हो गए, तुम्हारा गिफ्ट उसके पास, उसका गिफ्ट तुम्हारे पास, ऐसे ट्रांसफर हो गए। बॉन्ड स्ट्रांग हो गया कि यार तुम्हें भी तुम्हारा फेवरेट गिफ्ट मिल गया, उसको भी उसका फेवरेट गिफ्ट मिल गया। तो क्या हुआ कि यार ये बॉन्डिंग हो रही है। मतलब जब ट्रांसफर हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर हो रहे हैं गिफ्ट्स, तो क्या हो रहा है? बॉन्डिंग स्ट्रांग हो रही है। यही होता है क्या यहाँ पे भी? सेम यही हो रहा है। या तो शेयरिंग होती है या तो ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। क्यों करेंगे? क्योंकि उनको उनका ऑक्टेट मतलब कि आखिरी वाले शेल में, जो भी उनका आखिरी वाला शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। और 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स क्यों बोल रही हूं मैं? क्योंकि बेटा नोबल गैसेस के आउटर मोस्ट शेल में, कहां गया हमारा नोबल गैस? जो ग्रुप 18 वाला शेल था, मैंने दिखाया था अभी आपको। ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए वो स्टेबल है। सही है कि नहीं? इसीलिए हर एटम ट्रांसफर करता है या शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स को। गिफ्ट्स मान लो, गिफ्ट्स शेयर कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। क्यों? क्योंकि भाई उसको स्टेबिलिटी चाहिए। और कब तक शेयर करेगा? तब तक जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो देते ही जा रहा है गिफ्ट्स और वो भी लेता जा रहा है गिफ्ट, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जब तक वो अपना ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट नहीं कर लेता आउटर मोस्ट शेल में, तब तक वो लोग क्या करेंगे? ट्रांसफर और शेयरिंग चलता रहेगा। क्लियर है? समझ में आ गया? ओके। अब जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ सोडियम क्लोराइड की। सॉल्ट, नमक, टाटा नमक, देश का नमक, सब लोग खाते हो, राइट।
तो यार अगर मैं बात करूं सिर्फ सोडियम की, तुमने कभी स्कूल में सुना है सोडियम एक बहुत एक्सप्लोसिव एलिमेंट है, उसको रखा जाता है कैरोसिन ऑयल में। ठीक है, सोडियम को रखा जाता है कैरोसिन ऑयल में। मेटल है वो, सोडियम सॉफ्ट होता है, उसको अपन नाइफ से भी कट कर सकते हैं, इतना सॉफ्ट होता है। लेकिन बेटा उसको पानी में नहीं रखा जाता, मतलब उसको खुले में भी नहीं रखा जाता है, उसको रखा जाता है किसमें? कैरोसिन ऑयल में। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, जैसे ही वो पानी के कांटेक्ट में आता है, आग लग जाती है, एकदम धमाका हो जाता है, बहुत भयंकर वाला। इसीलिए जो सोडियम है, अब तुम सोचो Na, मैं किसकी बात कर रही हूँ? सोडियम की, Na की बात कर रही हूँ। तो क्या तुम सोडियम को खा सकते हो? बताओ यार, खा लोगे ना तो अभी अंदर धमाका हो जाएगा पूरा। नहीं खा सकते, राइट? नहीं खा सकते ना। ऐसी मैं बात करूं अगर सिंगल क्लोरीन की, क्या तुम क्लोरीन गैस को इनहेल कर सकते हो? नहीं कर सकते बेटा, ठीक है। लेकिन तुम सोचो कि यार एक एलिमेंट जो इतना एक्सप्लोसिव है, दैट इज सोडियम, बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव है, तुमने सुना होगा अगर तो, ठीक, वो कंबाइन जब कर लेता है किसके साथ? क्लोरीन के साथ, तो बना लेता है एक ऐसा कंपाउंड जिसको हम खा सकते हैं और जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, सॉल्ट, नमक, टाटा नमक, देश का नमक। सही है कि नहीं? तो यार NaCl, टेबल सॉल्ट जो बोलते हैं, अगर वो बॉन्ड नहीं कर रहे होते, अगर सोडियम और क्लोरीन का बॉन्डिंग नहीं होती, तो तुम नमक नहीं खा पाते। तुम भाई सोडियम तो खा नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं खा पाओगे, जैसे खाओगे धमाका हो जाएगा, सीरियसली। ठीक, तो ट्राई भी नहीं करना है, दिखेगा भी नहीं तुम लोग को। शायद अगर तुम लोग स्कूल कॉलेजेस में होगा तो अपने टीचर से पूछना कि सोडियम हमको देखना है, दिखा सकते हैं वो लोग, कैरोसिन ऑयल में रखा रहता है वो। ठीक, जैसे ही बाहर निकालोगे, पानी के कांटेक्ट में आएगा, धमाका हो जाएगा, बहुत भयंकर वाला। सही है। तो यार सोडियम और क्लोरीन ने जैसे ही बॉन्डिंग करी, जैसे ही दोस्ती कर ली उन लोगों ने, क्या हुआ? टेबल सॉल्ट बन गया। मतलब खाने वाली चीज भाई, अलग ही बॉन्डिंग करके एक बहुत बढ़िया सा स्ट्रक्चर बना लिया उन लोगों ने। ऐसी अगर मैं बात करूं H2O की, हाइड्रोजन और O2, ये दोनों अलग अलग, ये क्या है? अलग अलग गैसेज है। H2 पता है क्या है? H2 गैस ना एक्सप्लोसिव गैस है भाई, ये भी धमाका करती है, ये भी क्या करती है? धमाका करती है, और ये भी क्या करती है? धमाका करती है। मतलब ये भी क्या है? फायर के लिए जरूरी होती है ना। फायर ट्रायंगल अगर तुमने पढ़ा होगा, फायर ट्रायंगल में क्या होता है, जैसे फायर ट्रायंगल का मतलब आग वाला, कि आग के लिए क्या क्या जरूरी होता है। जब हम आग लगाते हैं तो क्या जरूरी होता है बेटा? हमको लकड़ी, मतलब रिसोर्सेस चाहिए होते हैं, फिर O2 ऑक्सीजन चाहिए होता है, और एक सही इग्निशन टेम्परेचर, एक प्रॉपर टेम्परेचर की जरूरत होती है कि यार आग लग जाए, राइट? तो जो O2 होता है वो भी आग लगाता है, H2 होता है वो भी एक्सप्लोसिव होता है। दोनों ही क्या कर रहे हैं? इंडिविजुअली आग लगा रहे हैं। दोनों ही क्या कर रहे हैं? इंडिविजुअली आग लगा रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग मिल जाएंगे, H2O बन जाएगा, तो भाई वो आग बुझाने का काम करते हैं। समझ रहे हो? तो बॉन्डिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हें अब समझ में आ रहा है कि अगर इंडिविजुअल एटम्स की बात करें, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, तो उनकी आइडेंटिटी, उनकी प्रॉपर्टीज अलग हैं। लेकिन जैसे ही साथ में आ गए भाई साहब, वो एकदम सुंदर सा मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसकी प्रॉपर्टीज ही अलग चेंज हो जाती हैं, बिल्कुल ही अलग चेंज हो जाती हैं पूरी। ये दोनों अलग अलग आग लगा रहे थे, जैसे ही साथ में आए, आग बुझाने का काम करते हैं। पानी आग बुझाने का काम करता है ना, तो बस H2O आग बुझाने का काम कर रहा है। और ये क्यों पॉसिबल हो पाया है? क्योंकि उन्होंने बॉन्डिंग करी है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है? बॉन्ड बना लिया है। अब मैं बोल रही थी ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या होता है बेटा? देखो, एटम जो होते हैं टेंड्स टू गेन, लूज और शेयर इलेक्ट्रॉन्स। तीन चीजें करते हैं, शेयर करेंगे, गेन करेंगे या लॉस करेंगे, टू अचीव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। यार अगर मैं यहाँ पे ऐसे बनाऊं तो उनके आउटर मोस्ट शेल में क्या होना चाहिए? जो भी लास्ट शेल है, मतलब कि जो भी वैलेंस शेल है, जो भी वैलेंस शेल है उसमें होना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो भी वैलेंस शेल है उसमें क्या होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तभी क्या होगा? वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करेंगे। तो दिस इज ऑक्टेट रूल, जो कि मैंने आपको बता दिया। डुप्लेट रूल होता है एक। डुप्लेट रूल का मतलब क्या हुआ? अब जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 1। ठीक, तो यार वो डुप्लेट रूल पे चलता है, मतलब उसको सिर्फ एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्योंकि बेटा जो न्यूक्लियस के जस्ट ये वाला शेल है, मतलब के शेल की बात कर रही हूँ, के शेल की बात कर रही हूँ, तो इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो यार जो हाइड्रोजन है हमारा, उसके पास तो एक ही शेल होता है, हाइड्रोजन के पास एक ही शेल होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है।
तो उसको अगर स्टेबिलिटी अचीव करनी है तो उसको डुप्लेट रूल मतलब डुप्लेट बनाना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे। इसलिए तुमने देखा होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, जैसे मैंने अगर बनाया ये वाला बॉन्ड H2O, तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है देखो जरा यहाँ पे, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन हो गया बेटा और एक ये वाला, मतलब कि इस वाले हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। सही है, यहाँ पे आओ, इसके पास ये 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये तो स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया। समझ गए, एकदम स्टेबिलिटी इन्होंने एक्वायर कर ली है। तो डुप्लेट रूल ये होता है कि यार उनको एकदम आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। क्लियर है। अब जैसे एग्जाम्पल अपन आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में, सोडियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ये सब क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहे हैं। देखो जैसे सोडियम है, सोडियम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज करके Na पॉजिटिव बना रहा है, स्टेबल है। क्लोरीन क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोरीन नेगेटिव बना रहा है, स्टेबल है। हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन शेयर करके H2 बना रहा है, स्टेबल है। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, या तो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, या तो गेन हो रहे हैं, या तो शेयर हो रहे हैं। 3 चीजें हैं, कौन कौन सी बताओ जल्दी से, बोलो मेरे साथ, गेन, लूज और शेयर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, या तो गेन हो रहा है या तो शेयर कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि उनको स्टेबिलिटी चाहिए। अब यार सबका रीजन एक ही होने वाला है, चाहे वो लूज कर रहा है, गेन कर रहा है, शेयर कर रहा है, क्यों कर रहा है बेसिकली वो, क्योंकि उसको स्टेबिलिटी चाहिए जिंदगी में, इसीलिए वो क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, वो बॉन्ड बना रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक्सेप्शन की बात करते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन, राइट। तो हम बात करते हैं देखो इनकम्प्लीट ऑक्टेट की, BCl2 या फिर BF3। देखो BF3 की मैं बात करूं, अगर ये BF3 है, कितने होने चाहिए, ये बोरॉन के शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, राइट। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो जरा, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है, 8 से कम है ना, फिर भी ये स्टेबल है। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया। ऐसे यहाँ पे बात करते हैं PCl5। PCl5 में क्या होता है, फॉस्फोरस के 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। हमारा जो स्टैंडर्ड है वो है 8 इलेक्ट्रॉन्स का, उससे कम हमने देख लिया, और PCl5 क्या करता है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं, उससे ज्यादा कैसे, देखो यहाँ पे देखते हैं, मैंने बनाया ये PCl5। ठीक है, अब देखो फॉस्फोरस से कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, टोटल गिने जरा, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, भाई साहब 10 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं यहाँ पे, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। तो 8 से ज्यादा हो गया ना, 8 से ज्यादा हो गया, फिर भी ये ठीक है, स्टेबल है, ये कंपाउंड बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, कंपाउंड बन रहा है। ऑड इलेक्ट्रॉन रूल, NO और NO2 का क्या है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके पास। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे नोबल गैस कंपाउंड्स की, दैट इज XeF2, या फिर जेनॉन के जितने भी कंपाउंड्स है बेटा, जेनॉन के जितने भी कंपाउंड्स है ना, वो क्या है, नोबल गैसेस है। नोबल गैसेस क्या है, ये सारे, ठीक है, नोबल गैसेस वाले कंपाउंड्स हैं ये सारे। क्लियर है, ठीक, समझ गए। उनका कहने का ये मतलब है कि यार नोबल गैस तो नहीं बनाएगा ना कंपाउंड, क्योंकि नोबल गैस स्टेबल है। नोबल गैसेस क्या है, स्टेबल है खुद में, तो कंपाउंड्स नहीं बनाएंगे, बट फिर भी जेनॉन जो है वो कंपाउंड बनाता है। ठीक है, उसको मजा आ रही है कंपाउंड बनाने में, वो बना रहा है कंपाउंड। अब बात करते हैं आयोनिक बॉन्ड की। तो बेसिकली आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है चार्ज से। चार्ज कैसा, आयन से, आयन्स पढ़ा है हमने, कैट आयन और एन आयन। जब भी कैटायन और एनायन रहेगा वो बॉन्ड बनाएंगे तो आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा। सही है कि नहीं, बताओ सही है कि नहीं। तो यहाँ देखते हैं, सोडियम देखा हमने, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैम 11 होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अभी अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूं तो मैं इसको लिखूंगी 2 8 1। ठीक है ना, यहाँ देखो हमने फर्स्ट वाला शेल, सेकंड शेल और ये लास्ट वाला शेल है। अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन्स बनाऊं यहाँ पे, अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन्स बनाऊं तो यहाँ देखो फर्स्ट शेल में, एक सेकेंड जरा इसको अपन चेंज करते हैं थोड़ा सा, यहाँ देखो ये लेते हैं थोड़ा डार्क वाला। चलो, फर्स्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2। ठीक है, सेकंड शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स, और लास्ट वाले में 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है, ठीक है। तो तुम मुझे एक चीज बता दो कि क्या ये स्टेबल है। हर एटम या मॉलिक्यूल तभी स्टेबल हो पाएगा बेटा जब उसके ऑक्टेट कंप्लीट होगा, जब उसके आउटर मोस्ट शेल
मतलब कि ये वाला जो शेल है ना, वैलेंस शेल, ये क्या है, वैलेंस शेल, इसमें क्या होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। क्या है, नहीं है मैम। अब बताओ ये क्या करने वाला है, क्या करेगा ये मैम? या तो इसके पास दो ऑप्शंस है बेटा, क्या क्या है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले, एक ऑप्शन ये है इसके पास, और दूसरा ऑप्शन है कि एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। बताओ, तुम बताओ क्या होने वाला है? क्या 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करना इजी है, या एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देना, लूज करना इजी है? आप बोलोगे मैम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना इजी है, बिल्कुल सही है। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के फेंक देता है। तो यहाँ देखो जो सोडियम रहता है ना, सोडियम से सोडियम क्या बन जाता है, सोडियम पॉजिटिव। अब मैम पॉजिटिव क्यों आया, पॉजिटिव क्यों आया? तो यार जैसे कि तुम्हारी लाइफ में टॉक्सिक लोग हैं, मैंने तुमको पहले भी बताया था, टॉक्सिक लोग जब भी होते हैं हमारी लाइफ में, उनको निकाल के फेंक दो। इलेक्ट्रॉन मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन है उस पर नेगेटिव चार्ज है, उसको जैसे निकाल के फेंका, तुमने अपनी जिंदगी से टॉक्सिक लोगों को निकाल के फेंका, तो क्या होगा बताओ, मुझे बताओ क्या होने वाला है? मैम पॉजिटिविटी आ जाएगी जिंदगी में, एकदम हैप्पी हैप्पी हो जाएगा, है कि नहीं? तुमने जैसे ही नेगेटिव लोगों को निकाल के फेंका कि भाई तू निकल यहाँ से, अभी मेरे को जिंदगी में एकदम पॉजिटिविटी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं चाहिए, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, नेगेटिव लोग चले जाएंगे, तुम्हारी जिंदगी में आएगी पॉजिटिविटी। इसलिए सोडियम पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऐसे याद रखना है इसको, ठीक है, ऐसे याद रखना। तो सोडियम पे आ गया है पॉजिटिव चार्ज, समझ गए? क्या बन गया ये, जिसपे भी पॉजिटिव चार्ज आता है बेटा उसको बोलते हैं कैट आयन। क्या बन गया ये, कैट आयन बन गया है, ठीक है, कैट आयन बन गया है ये। क्लियर है? तो यार ये चीज तो मैम बढ़िया तरीके से हमको समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं किसकी, अब बात करते हैं यहाँ पे क्लोरीन की, ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे क्लोरीन की। चलो, तो यार क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बताओ कितना होता है यार? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है मैम 17 होता है, बिल्कुल सही है। तो 287 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ उसको मैं, 287। क्लियर है? चलो उसके शेल्स बनाते हैं। ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे फर्स्ट शेल, ये सेकेंड वाला शेल, ये हो गया भैया थर्ड वाला शेल, इसके इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं। चलो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 भर दिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड वाले शेल में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स है। फिर 1 2 3 4 5 6 7, इसके आउटर मोस्ट शेल में है बेटा, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अब तुम मुझे बताओ, इसके पास भी 2 ऑप्शन है, वैसे इसके पास भी 2 ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शंस की कमी नहीं है हमारे पास। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन तो यही है, फर्स्ट ऑप्शन ये है ये कि यार ये 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे, या तो सेकंड ऑप्शन है कि एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। तुम बताओ क्या इजी होने वाला है इसके लिए? इजी, हम इजी रास्ते पे जाएंगे, बताओ। तो मैम एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना ज्यादा इजी है, इसीलिए ये क्या करता है बेटा, क्लोरीन जो होता है ना वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। अब तुमने अगर अपनी लाइफ में नेगेटिव लोगों की एंट्री करवा दी, तुम बढ़िया से रह रहे थे, तुम न्यूट्रल थे, ये क्लोरीन न्यूट्रल था, कोई चार्ज है इस पे, कोई चार्ज नहीं है। इसने क्या किया, इसने बोला भाई इलेक्ट्रॉन भाई तू आ जा। तुमने बोला टॉक्सिक लोग आ जाओ मेरी जिंदगी में। अब जैसे ही टॉक्सिक लोग आ गए, क्या होने वाला है, तुम्हारी जिंदगी हो जाएगी नेगेटिव, ठीक है। वैसे ही जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो यहाँ पे क्लोरीन नेगेटिव क्या हो जाएगा, Cl नेगेटिव हो जाएगा। समझ गए नेगेटिव क्यों आया यहाँ पे? और इसको बोलते हैं बेटा एन आयन। क्या बोलते हैं, एन आयन बोलते हैं। क्लियर है, एन आयन बोलते हैं। तो हमारे पास 2 आयन्स मिल गए, एक कैटायन हो गया, एक एनायन हो गया। तो हमारे पास देखो यहाँ पे क्या क्या है, एक है सोडियम पॉजिटिव और एक है क्लोरीन नेगेटिव। एक है सोडियम पॉजिटिव, एक क्लोरीन नेगेटिव। अब ये दोनों आयन्स हो गए ना, जब ये कंबाइन करेंगे तो इनके बीच का जो बॉन्ड है उसको हम बोलेंगे क्या, आयोनिक बॉन्ड। क्या बोलेंगे, आयोनिक बॉन्ड बोलने वाले हैं, ठीक है, आयोनिक बॉन्ड बोलेंगे। क्लियर है, समझ गए? तो बेसिकली आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, जब भी कैटायन और एनायन कंबाइन करेंगे और एक नया कंपाउंड बना रहे हैं, उस बॉन्ड को बोलते हैं क्या, आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। उस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। यहाँ देखो सोडियम क्या करता है, लूज करता है इलेक्ट्रॉन को, क्लोरीन क्या करता है, गेन करता है। और जब ये गेन और लॉस हो जाता है उसके बाद ये दोनों अट्रैक्ट हो जाते हैं और NaCl बना लेते हैं। क्या बनाएंगे, NaCl बना लेंगे, और जो कि एक क्या बन जाएगा, टेबल सॉल्ट, ठीक है। क्या बनेगा, टेबल सॉल्ट, मतलब कि भाई बहुत बढ़िया से कंपाउंड बन गया है। क्लियर है? तो बेसिकली आयोनिक बॉन्ड का यही एक पूरा स्ट्रक्चर है।
अब बात करते हैं दूसरी वाली चीज की, दैट इज प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। चलो, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। जो हमारा आयोनिक कंपाउंड बना है, ये जो हमारा आयोनिक कंपाउंड बना है सोडियम क्लोराइड, इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो अगर मैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो बहुत हाई होती है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। क्यों? बिकॉज स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड्स नीड हाई एनर्जी टू ब्रेक। भाई यार, इतनी मेहनत करके ये बॉन्ड बनाए तो इजीली तो टूटेगा नहीं, इसलिए इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। अगर मैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करूं तो यहाँ देखो, इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन लिक्विड स्टेट में। लिक्विड स्टेट में ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि आयंस फ्री होते हैं ना मूव करने के लिए, इसलिए लिक्विड स्टेट में, मॉल्टन स्टेट में क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। सॉल्युबिलिटी की बात करूं अगर मैं, तो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, बिल्कुल। भाई नमक घुल जाता है ना पानी में, घुलता है कि नहीं? टाटा नमक, देश का नमक पानी में डाल दोगे डिसॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन इनसॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, ठीक। अगर मैं बात करूं यहाँ पे हार्डनेस की, तो क्या होते हैं? देखो, हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, और सॉलिड क्रिस्टलाइन होते हैं एट रूम टेम्परेचर। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं बेटा, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। ये देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है कि यार सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वहां पे आयंस बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं भाई, उनकी पोजीशन क्या होती है? फिक्स्ड होती है, मूव नहीं कर सकते। लेकिन मैं लिक्विड स्टेट की बात करूं तो वो क्या करते हैं? मूव कर सकते हैं इधर उधर, और इसी की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। अब बात करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड की, या फिर कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं अपन। एक सेकंड दो जरा। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है? दे आर फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली हम गिफ्ट्स की बात कर रहे थे कि तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें गिफ्ट दिया बर्थडे पार्टी में, तुमने उसको गिफ्ट दिया जाके, तो ये क्या हो गया? शेयरिंग हो गई, इक्वल शेयरिंग होगी, म्यूचुअल। भाई मैं भी तुमको गिफ्ट दे रही हूँ, तुम भी मुझे गिफ्ट दे रहे हो, ये शेयरिंग हो गई, सही है। तो यार कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं? जब म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। हमने आयोनिक बॉन्ड में क्या पढ़ा? ट्रांसफर पढ़ा। ये नहीं कि तुम ट्रांसफर ही मतलब पूरा दे ही रहा है वो इलेक्ट्रॉन। सोडियम क्या कर रहा था? दे ही रहा था वो इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे शेयरिंग होती है। भाई तू भी अपने इलेक्ट्रॉन दे, मैं भी अपने इलेक्ट्रॉन दूंगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स मिलके क्या बनाएंगे? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। समझ गए? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो जैसे कि हमने बात करी अगर H2 की, यहाँ पे बेटा हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इस वाले हाइड्रोजन के पास भी क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसने क्या किया? इसके साथ एक बॉन्ड बनाया, क्या बना लिया? H2 बना लिया, सिंगल बॉन्ड बन गया। यहाँ पे क्या बन गया? सिंगल बॉन्ड बन गया। अगर मैं ऐसी बात करूं O2 की, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है। N2 की ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ठीक है। क्या बन गया? ट्रिपल बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड बन गया और सिंगल बॉन्ड। कैसे बन रहे हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। उसका मतलब क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये सारे बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है ना, जब भी ऑर्बिटल्स हेड ऑन ओवरलैप करते हैं, ये एक ऑर्बिटल है, ये एक ऑर्बिटल है s ऑर्बिटल, ये एक ऑर्बिटल है दूसरा वाला s ऑर्बिटल। तो s और s की बात करूं अगर मैं, तो ये अगर ओवरलैप करेंगे तो देखो ये क्या बन गया? एक सिग्मा बॉन्ड बन गया, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ये s है और ये क्या है? ये p है, ये ओवरलैप कर रहे हैं ऐसे, तो ये क्या बन गया? सिग्मा बॉन्ड बन गया। क्या बन रहा है? ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अगर मैं पाई बॉन्ड की बात करूं बेटा, तो वो हेड ऑन ओवरलैप से बनता है। एक ये हो गया, एक ये है, ठीक है। तो जब इनको आप कंबाइन करोगे, जब आप इनको ऐसे कंबाइन कर रहे हो, तो यहाँ देखो हमारे पास यहाँ पे एक ये बन रहा है, एक ये ओवरलैप, दो ओवरलैप हो रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ पे लेकिन दो ओवरलैप हो रहे हैं, 2 ओवरलैपिंग्स हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे तो एक ही ओवरलैप हो रहा है, यहाँ पे भी एक ओवरलैप हो रहा है, सही है। तो 1 ओवरलैप है यहाँ पे किसमें? सिग्मा बॉन्ड में, और यहाँ पे भी 1 ओवरलैप है किसमें? ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। ऑर्बिटल्स पे डिपेंड कर रहा है, तो देखो यार सिग्मा बॉन्ड्स होते थे फॉर्म्ड बाय द हेड ऑन ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक। दे आर प्रेजेंट इन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। जितने भी सिंगल,
डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसमें सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इसके जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है बेटा, इट इज बेसिकली कहाँ हमको मिलेगी, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे ज्यादा मिलती है। और एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या है, मैं यहाँ पे अगर लिखूंगी तो H, ये कार्बन, ये ठीक है, ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड के एग्जाम्पल। अगर मैं पाई बॉन्ड की बात करूं, अगर मैं बेसिकली पाई बॉन्ड की बात करूं, ठीक है, दे आर फॉर्म्ड बाय द साइडवेज, मतलब कि साइड वाला ओवरलैप हो रही है उससे वीक बॉन्ड होते हैं, ठीक है। ऑलवेज अकम्पनीज अ सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। फाउंड ओनली इन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स, हमेशा डबल और ट्रिपल बॉन्ड में ही आपको देखने को मिलेगा, सिंगल बॉन्ड में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होती है, अबव और बिलो द एक्सिस होती है। इसमें क्या होती है, पूरे में हमको इंटर न्यूक्लियर एक्सिस में मिल जाएगा इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लेकिन यहाँ पे अबव और बिलो होती है। एग्जांपल्स देख लो इसके, कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है, क्लियर है। अब इसके फीचर्स देख लो, यहाँ पे इसके अच्छे से फीचर्स लिखे हुए हैं। हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, यहाँ पे साइडवेज यहाँ पे स्ट्रॉन्गर होता है, ये कौन सा सिग्मा बॉन्ड, ये वीकर होता है, एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, और यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड के बिना बनता ही नहीं है, पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा उसके बाद पाई बॉन्ड। ये इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस होता है, यहाँ पे अबव और बिलो द एक्सिस। रोटेशन इसमें फ्री रोटेशन है, सिंगल बॉन्ड को आप कैसे भी रोटेट कर सकते हो, देखो ऐसे कर सकते हो ना, ऐसे कैसे भी रोटेट कर सकते हो, लेकिन डबल बॉन्ड को आप रोटेट नहीं कर सकते, उसमें रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। डबल बॉन्ड में क्या होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ठीक है। एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, डबल बॉन्ड में देखो ये डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा है और दो पाई होते हैं, क्लियर है। ओके, अब बात करते हैं बॉन्ड पैरामीटर्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बॉन्ड लेंथ, क्या होता है बेटा बॉन्ड लेंथ, दो न्यूक्लियाई, अगर मैं बात करी हूँ दो न्यूक्लियाई की मतलब न्यूक्लियस की बात करी हूँ, दो न्यूक्लियस के बीच का जो ये बॉन्ड है इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, ठीक है, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ बोलेंगे, समझ गए। बॉन्ड एंगल तो बहुत इजी, जैसे मैंने H2 बनाया, H2O बना दिया, ये क्या है, ये बॉन्ड एंगल हो गया, क्या हो गया, बॉन्ड एंगल, मतलब एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स एट सेंट्रल एटम, एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स एट सेंट्रल एटम। जैसे अगर मैंने यहाँ पे बनाया, ये बनाया, तो यहाँ पे एंगल का है मैम, ये एंगल है बेटा 180, ये एंगल हो गया। तो बॉन्ड एंगल क्या होता है, एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स, दो बॉन्ड के बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं बॉन्ड एंगल, समझ गए। बॉन्ड एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड, एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत होती है, दैट इज बॉन्ड एनर्जी, दैट इज व्हाट, बॉन्ड एनर्जी, समझ गए। अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं, बॉन्ड ऑर्डर भी बना के पढ़ेंगे, क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स, बेसिकली होता क्या है, कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं बेटा एटम के बीच में। तो अगर इसको हम लिखें तो हाफ होता है किसके, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। डायपोल मूवमेंट क्या होता है, डायपोल मूवमेंट है भाई साहब, आपको पता ही होगा कि यार जब भी डिस्टेंस और चार्ज को आप इंटू कर दोगे आपका डायपोल मूवमेंट आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो बेसिकली हमने क्या क्या पढ़ा यहाँ पे, लेंथ, एंगल, बॉन्ड एनर्जी, ऑर्डर और डायपोल मूवमेंट, ये सारे क्या है, बॉन्ड पैरामीटर्स हैं। क्या है सारे, ये बॉन्ड पैरामीटर्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी, दैट इज VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अब यार जो वैलेंस शेल है उसमें अगर आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, देखो दो चीजें होती है, एक लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर। लोन पेयर का मतलब होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, ठीक है, क्या है ये, अलोन है, अलोन मतलब क्या भाई, अकेले दिख रहे हैं तुमको, कोई नहीं है इसके पास, और पेयर में है भाई, साथ में है, जोड़ी है इनकी, तो ये क्या हो गए, लोन पेयर हो गए, क्या हो गए, लोन पेयर हो गए। बॉन्ड पेयर क्या होगा, ये हो गए बॉन्ड पेयर, ये देखो दो इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन ये दो इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया है, बॉन्ड बनाया है, तो ये हो गए भाई साहब क्या, बॉन्ड पेयर, ये हो गए बॉन्ड पेयर और ये हो गए लोन पेयर, ठीक है, ये हो गए बॉन्ड पेयर और ये हो गए लोन पेयर, ठीक। तो यार वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी हमको क्या बताता है, बेसिकली इट प्रेडिक्ट्स मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, हमको ज्योमेट्री बताता है बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। अब यार जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, मान लेते हैं एक और है, तो इनके बीच में रिपल्शन होने वाला है। क्यों होगा मैम रिपल्शन, बेटा एक नेगेटिव है एक और नेगेटिव आ गया तो भाई रिपेल करेंगे ना, जैसे कि एक मैग्नेट है, मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल है, इस वाले मैग्नेट का भी एक नॉर्थ पोल है, तो रिपेल करेगा,
उस रिपल्शन के अकॉर्डिंग, उस रिपल्शन के कारण जो एंगल बन रहा है उससे कुछ ज्योमेट्री बन रही होगी, उससे कुछ शेप बन रहा होगा, सही है कि नहीं? तो वही शेप हमें कौन बताता है? VSEPR बताता है, ठीक है? कौन बताता है? VSEPR थ्योरी बताता है। इलेक्ट्रॉन पेयर्स मतलब बॉन्ड और लोन रिपेल ईच अदर एंड अरेंज टू मैक्सिमाइज सेपरेशन, इस तरीके से अरेंज होते हैं कि उनका जो सेपरेशन है ना वो मैक्सिमम होना चाहिए, ताकि वो दूर दूर रहे भाई, उनमें लड़ाई ना हो। एक लोन पेयर यहाँ पे, एक लोन पेयर यहाँ पे, एकदम अलग अलग दूर दूर थोड़ा सा रहते हैं, और उसकी वजह से जो ज्योमेट्री बनती है उसको हम कहाँ पढ़ते हैं? VSEPR में पढ़ते हैं। क्लियर है? तो देखो रिपल्शन का ऑर्डर क्या होता है? सबसे ज्यादा बेटा लोन पेयर ही रिपल्शन करेंगे, ठीक है? फिर लोन पेयर रिपल्शन करेंगे, फिर बॉन्ड पेयर। तो यार कैसे रहता है? यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, लोन पेयर, फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, फिर लास्ट में क्या आता है? बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन होता है। बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर का क्या होता है? रिपल्शन होता है। क्लियर है? इसकी वजह से हमको बहुत सुंदर सी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्रीज देखने को मिलती हैं। देखो यहाँ पे, तो यार यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स की। तो देखो BeCl2, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, क्या है इसका एंगल? देखो 180 डिग्रीज है। क्या है इसका एंगल? है 180 डिग्रीज, 180 डिग्रीज इसका एंगल है, ठीक है? और शेप क्या है? लीनियर शेप है। इसका एंगल क्या है? 104.5 डिग्रीज, और इसका शेप कैसा है? बेंट शेप है, ठीक है? यहाँ देखो ट्राइगोनल प्लेनर क्या इसका एंगल है? 120 डिग्रीज इसका एंगल है। टेट्राहेड्रल की बात करूं मैं, 109.5 डिग्रीज है, 109.5 डिग्रीज है। PCl5, इसमें दो एंगल्स होते हैं, एक ये वाला होता है 90 डिग्री और एक होता है बेटा 120। दो बॉन्ड्स होते हैं, एक्सियल होता है और इक्वेटोरियल बॉन्ड होता है, ठीक है? और इसमें होता है 90 डिग्री ऑक्टाहेड्रल में। तो ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको डायरेक्टली इसमें से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ये एग्जांपल्स याद रख लेना। लीनियर का एग्जांपल क्या है? BCl2 CO2। बेंट का एग्जांपल H2O। शेप की बात कर रहे हैं ट्राइगोनल प्लेनर का एग्जांपल क्या है? BF3। टेट्राहेड्रल का CH4 मीथेन। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल PCl5 और ऑक्टाहेड्रल का SF6, ठीक है? ये सारे आपको यहाँ दिए गए हैं, इसको अच्छे से याद कर लेना। क्लियर है? सही है? बताओ। ओके, अब बात करते हैं यार सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन ही सबसे मेन चीज है जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, और इसको और डिटेल में पढ़ेंगे जब अपना क्लासेस लगेंगी, ठीक है? जब अपनी क्लासेस लगेंगी ना तो इसको अपन और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन है क्या बेटा? इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हमने ऑर्बिटल्स पढ़ चुका है ऑलरेडी, क्या होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, राइट? तो इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कौन कौन से भाई साहब? S हो गया, P हो गया, D हो गया, F हो गया, ये सारे ऑफ सिमिलर एनर्जीज, उनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए, वाइब सेम होनी चाहिए भाई। अगर मैं एक्साइटेड हूं तो सामने वाला बंदा भी एक्साइटेड होना चाहिए। अगर मैं थोड़ी डाउन हो रही हूँ और सामने वाला एकदम एक्साइटेड है तो फिर मैच नहीं करेगी, वाइब मैच नहीं करेगी तुम्हारी और मेरी, सही है? तो यार सेम एनर्जी होनी चाहिए टू फॉर्म न्यू इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। समझ गए? फिर से पढ़ रही हूं मैं, यहाँ पे ध्यान से सुनो। हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा? इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है? इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सिमिलर एनर्जीज टू फॉर्म न्यू इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और ये इट वाज प्रपोज्ड बाय लाइनस पॉलिंग टू एक्सप्लेन ज्योमेट्रीज दैट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अलोन कैन नॉट एक्सप्लेन, ठीक है? VBT ने अगर इसको एक्सप्लेन नहीं किया तो हाइब्रिडाइजेशन ने उस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए ये लाइनस पॉलिंग ने ये थ्योरी प्रपोज की। क्लियर है? तो बेसिकली देखो क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स है। बेसिकली इंटरमिक्सिंग होती है, यहाँ पे इंटरमिक्सिंग होती है ऑर्बिटल्स की, ठीक है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स यूज किए जाते हैं SPDF, मैंने आपको बताया, जिसकी सिमिलर एनर्जीज होनी चाहिए। क्यों हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं बेटा? क्योंकि हमको ज्योमेट्रीज और बॉन्ड एंगल पता करने हैं, ठीक है? हमें ज्योमेट्रीज और बॉन्ड एंगल पता करने हैं, और जब ये सिमिलर एनर्जीज मिक्स हो जाती हैं तो हमें एक नया कंपाउंड मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है ना, दे आर आइडेंटिकल इन एनर्जीज, आइडेंटिकल होते हैं एनर्जीज में, शेप में, ओरिएंटेड टू मिनिमाइज रिपल्शन एंड गिविंग द मॉलिक्यूल इट्स कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्री, ठीक है? क्लियर है? तो ये था कॉन्सेप्ट इसका हाइब्रिडाइजेशन का। अब पढ़ते हैं SP और SP2 हाइब्रिडाइजेशन। तो बेसिकली देखो
ऑर्बिटल्स जो मिक्स हुए कौन कौन से थे, s और p। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे sp की बात कर रही हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ sp की बात कर रही हूँ, तो यहाँ देखो s और p अलग अलग मिक्स हुए, ये s है और ये p है, मिलके इन्होंने क्या बनाया, sp ऑर्बिटल बनाया। क्या बनाया बेटा, sp ऑर्बिटल। इसकी ज्योमेट्री क्या है, लीनियर है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। अनहाइब्रिडाइज्ड p कौन सा है, 2p ऑर्बिटल्स है। और एग्जांपल देख लो आप, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, BeCl2। अगर मैं बात करूं sp2 की, अगर मैं बात करूं sp2 की, तो यहाँ देखो एक s और 2p, मतलब एक s और 2p। ये जो शेप्स है हमने पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, कहाँ पे, हमारी क्लासेस में पढ़े थे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़े थे अपन ने, ठीक है। तो यार देखो 3sp2 क्या बना, ये sp2 ऑर्बिटल बन गया। ट्राइगोनल प्लेनर है इसका ज्योमेट्री, और इसका जो बॉन्ड एंगल है दैट इज 120 डिग्री। एग्जांपल्स देख लो, BF3 और C2H4। क्लियर है, देखो एक बार जल्दी से, सही है, समझ गए, ठीक है। यहाँ पे ना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि sp जो है वो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से मिलके बना है, और sp2 जो है वो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहा है। मतलब मिलके क्या बना है, एक ये और एक ये, इन दोनों से मिलके sp बना है, ठीक है। 1 2 3, 3 से मिलके sp2 बना है, समझ गए। तो ये क्या बन गया, ये क्या है आपके, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, इनको मिलके, इनको मिक्स कर दिया तो हमको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल गए। अब बात करते हैं sp3, sp3d और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन की। तो यार देखो sp3 में क्या होना, 1s और 3p, 1s और 3p क्या होगा, 4 ऑर्बिटल्स बनेंगे, टेट्राहेड्रल 109.5 डिग्रीज। इसका एग्जांपल देख लो, CH4 NH3 H2O। sp3d, तो d भी इन्वॉल्व हो गया है, अब 5 ऑर्बिटल बन गए हैं, ठीक है। 5 ऑर्बिटल मतलब ट्राइगोनल बाय पिरामिडल 90 डिग्री और 120 डिग्री होता है। और ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा, देखो यहाँ पे 1s 3p और 2d, 6 ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व, 6 ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व, समझ गए, ठीक। अब बात करते हैं, ये था आपका बेटा क्या, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट। फिर हमने VSEPR भी देख लिया। अब मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है MOT, मतलब कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या होता है इसमें, मॉलिक्यूल्स के ऑर्बिटल की बात करते हैं। अभी तक हम क्या बात कर रहे थे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात कर रहे थे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, एटम का ऑर्बिटल की बात कर रहे थे। अभी हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स के ऑर्बिटल की, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और ये किसने दिया था बेटा, हर्न्स और मुलिकन ने ये हमको थ्योरी दी थी, ठीक है। बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं। बॉन्डिंग ऑर्बिटल को अपन सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंटी बॉन्डिंग को अपन सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। इट इज फॉर्म्ड बाय द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और ये कैसे फॉर्म होते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से फॉर्म होते हैं। भाई ये क्या होते हैं, लोअर एनर्जी के होते हैं और स्टेबलाइजेस द मॉलिक्यूल। ये हायर एनर्जी के होते हैं और ये मॉलिक्यूल को डीस्टेबलाइज करते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल को डीस्टेबलाइज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देखो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, हाफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग में जितने हैं और नॉन बॉन्डिंग में जितने हैं वो अपन इसमें पढ़ते हैं। तो यार H2 की बात करें तो बॉन्डिंग मतलब बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, हाफ बॉन्ड, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं इसके 0 है और बॉन्डिंग में 2 है, तो कितना हो जाएगा 1, मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड बनेगा, एक बॉन्ड बनने वाला है। अगर मैं O2 की बात करूं तो बेटा O2 में नॉन बॉन्डिंग में कितने हैं, नॉन बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो मतलब नॉन बॉन्डिंग मतलब एंटी बॉन्डिंग में 6 है और बॉन्डिंग में 10 है, तो 2 हो गया। तो यार ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक। इसमें हम पैरामैग्नेटिक भी पढ़ते हैं और डायमैग्नेटिक भी पढ़ते हैं। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक क्या होता है मैम, पैरा और डाय, ठीक है। पैरा मतलब क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें, और डाई का मतलब क्या होता है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। डाई का मतलब क्या होता है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैंने आपको पहले बता रखा है कि हाइड्रोजन को फोन लगाना है, ठीक है। हाइड्रोजन को क्या करना है बेटा, फोन लगाना है। कौन सा वाला फोन, ये वाला फोन नहीं, FON वाला फोन लगाना है। मतलब जब भी हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इनमें से किसी के साथ भी बॉन्डिंग करेगा
तो उसको बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलेंगे उसको? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्डेड टू फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एंड अ लोन पेयर ऑन अनदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ना बेटा ये दो टाइप की होती है, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। अगर मैं इंटरमॉलिक्यूलर की बात करूं तो H2O, जैसे कि हमने ना बहुत सारी उसमें देखा भी था, देखो H2O, यहाँ पे मैंने एक और मॉलिक्यूल बनाया, एक और मैंने ऐसा मॉलिक्यूल बना दिया। ये तो बहुत गंदा सा लग रहा है, एक मिनट अच्छा सा बनाते हैं इसको, ठीक है, सुंदर सा बनाते हैं। यहाँ पे यहाँ देखो मैंने ये वाटर मॉलिक्यूल लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक और वाटर मॉलिक्यूल ले लिया, ओके, अब एक और ले लिया, एक और ले लेते हैं यहाँ पे। तुम बोल रहे हो यार एक और ले लें, चलो ठीक है एक और ले लेते हैं यहाँ पे। मैम आपने ऐसे आड़े आड़े तिरछे क्यों बनाए? अभी बता रही हूँ क्यों बनाया ऐसे। भाई साहब मैंने क्या बोला कि हाइड्रोजन जब भी क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड करेगा तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो यहाँ देखो वाटर के अंदर क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। कौन सी है ये? इंटरमॉलिक्यूलर। समझ रहे हो ना कि यार ये एक मॉलिक्यूल था, इसने दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग करी है। तुम्हारा स्कूल है, तुम्हारा स्कूल कोई दूसरे स्कूल के साथ कंपटीशन कर रहा है, इंटर स्कूल कंपटीशन बोलते हैं ना, कि एक स्कूल तुम्हारा है, तुम्हारा एक स्कूल हो गया, दूसरा स्कूल है, दोनों में क्या हो रहा है? कंपटीशन हो रहा है, दैट इज इंटर स्कूल कंपटीशन। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक मॉलिक्यूल ये है, एक दूसरा मॉलिक्यूल ये है, इन दोनों ने बॉन्डिंग कर ली। समझ गए? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर मैं बात करूं किसकी, ये मैंने बनाया है बेटा, ये मैंने बनाया है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, ये है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तुमने अगर इसका स्ट्रक्चर कभी देखा होगा, कभी सुना होगा, ऐसा होता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होता है। तो बेटा अभी ना इसके अलावा कोई मॉलिक्यूल नहीं है, लेकिन इसी मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर ना ये जो ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है, ये क्या करते हैं? बॉन्डिंग कर लेते हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की क्या हो रही है? यहाँ पे बॉन्डिंग हो रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोल देंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको हम बोल देंगे क्या? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ गए? क्यों? क्योंकि यार स्कूल के अंदर ही हाउसेस में कंपटीशन हो रहा है, जो आपका स्कूल है उसके अंदर ही क्लासेस में कंपटीशन हो रहा है, क्लास में क्विज वगैरह या गेम्स वगैरह हो रहे हैं, तो दैट इज इंट्रा, ठीक है। लेकिन आपका स्कूल अगर दूसरे स्कूल के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, बॉन्डिंग मतलब कि कंपटीशन कर रहा है, उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ गए? तो इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर दो चीजें थी, मैंने आपको यहाँ पे बताई, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। समझ गए? यहाँ देखो बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इट रेजेस ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, और विद इन द सेम मॉलिक्यूल्स, खुद मतलब सेम मॉलिक्यूल में खुद में वो बॉन्डिंग हो रही है, सेम मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग हो रही है। इंट्रा, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग हो रही है। इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होती है, ठीक है। चलो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अपन देख लेते हैं। सबसे पहले बेटा कॉजल और लुईस की जो थ्योरी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। ऑक्टेट रूल देख लेना आप लोग, ठीक है, ऑक्टेट रूल और लिमिटेशंस। VSEPR थ्योरी जिसमें हमने शेप्स की बात करी, तो शेप्स तो डेफिनेटली आते हैं एग्जाम में, वो आप चीजें देख लेना। हाइब्रिडाइजेशन में बात करी sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, ये सारे क्या है? इंपॉर्टेंट हाइब्रिडाइजेशंस है। MOT में इंपॉर्टेंट क्या है? बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हो? हाफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उससे आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लेते हो। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब कि इंट्रा वर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ एक क्विक रिवीजन देखो यहाँ पे, बॉन्ड क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन स्टेबिलिटी, ठीक है। ऑक्टेट रूल क्या है? जब भी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। आयोनिक बॉन्ड क्या होते हैं? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बनता है बॉन्ड वो आयोनिक बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड की बात करूं तो हेड ऑन ओवरलैप होती है, और अगर मैं पाई बॉन्ड की बात करूं तो साइड वाइज ओवरलैप हो रहा है, साइड वाइज ऐसे ओवरलैप हो रहा है, ठीक है, साइड वाइज ऐसे ओवरलैप हो रहा है। VSEPR क्या बताता है? हमको शेप बताता है,
और एमओटी क्या करता है, हमको बॉन्डिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इसके बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखो, क्वेश्चंस देख लो। एक्सप्लेन कॉजल एंड लुईस अप्रोच, डिफाइन ऑक्टेट रूल, डिफरेंस बिटवीन आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एक्सप्लेन वीएससीपीआर थ्योरी विद एग्जांपल्स। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 क्या है यहाँ पे, which has highest bond angle, why is H2 liquid and H2S gas, why is N2 less reactive than O2, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि इसको इंक्लूड कर देना चाहिए यहाँ पे। और लास्ट में एक और चीज देखो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस यहाँ पे लगाए मैंने, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, शेप ऑफ H2O, NH3, CH4, PCl5 और SF3 देख SF6 सॉरी देख लेना। why is O2 पैरामैग्नेटिक, ठीक, इसका रीजन किसमें छुपा हुआ है, एमओटी मतलब कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में छुपा हुआ है इसका रीजन। इंटर और इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जांपल्स उसके। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन C2H2 एंड C2H4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शंस देख लो भाई साहब इधर, NH3 का एंगल क्या है 107 है, H2O का क्या है 104.5 डिग्रीज है। यहाँ पे लोन पेयर जो होते हैं इसकी वजह से एंगल अलग जाता है। O2 पैरामैग्नेटिक क्यों है, क्योंकि ऑब्वियसली बेटा एमओटी ने उसको एक्सप्लेन किया। और PCl5 में दो बॉन्ड्स होते हैं, मैंने आपको बताया था, एक्सियल होता है और इक्वेटोरियल होता है। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसमें, आपके केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में। क्लियर है, केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये सारी चीजें जो हैं, मतलब कि ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। मैंने ना काफी सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करी है, एकदम डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। कहाँ पे बताओ, जल्दी बताओ, हम डिटेल में कहाँ पढ़ने वाले हैं इसको, बहुत ज्यादा डिटेल में हम कहाँ पढ़ने वाले हैं, नीव बैच में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा चैप्टर है बेटा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैंने सोचा कि यार विजय सीरीज में ये चैप्टर जरूर जाना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे अभी बैच में नहीं है बेटा, तुम लोग बैच में तो एनरोल कर ही लो, ठीक है, क्योंकि वहां पे मैं इसके इतने सारे क्वेश्चंस और भी डिटेल में कैसे कैसे एमओटी बनाते हैं, एमओटी का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, शेप कैसे निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, याद कैसे करना है, ये सारी चीजें मैं तुमको नीव बैच में बताने वाली हूँ, जो कि आपको मिल रहा है इतने कम प्राइस में। तो यार नीव बैच प्लस शौर्या बैच भी आपको इतने सेम प्राइस में मिलने वाला है, मतलब ये तो फ्री बैच है आपका, ये तो एकदम फ्री बैच है, ठीक है। प्राइम बैच, इन्फिनिटी और इन्फिनिटी प्लस बैच, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं इतने इतने कॉस्ट में। तो यार देख लो, बहुत अच्छा ऑफर है, बहुत बढ़िया सा ऑफर है। अगर आप आ जाते हो यहाँ पे तो अपन बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे, बहुत सारी मस्ती भी करने वाले हैं, और तुम्हारी मस्ती के साथ साथ तुम्हारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे, तुमको क्या चाहिए। और अगर तुम सीईटी की तैयारी कर रहे हो तो बुक्स चाहिए, तो यार यहाँ देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स की बुक्स हैं जस्ट फॉर ₹1800। अभी ऑफर चल रहा है, 30% ऑफ है, तो तुम फटाफट से इसको परचेस कर लो। इसको परचेस कैसे करना है मैम, तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां जाके आप इसको परचेस कर सकते हैं। और अगर बेटा यहाँ पे मैं दूसरी बात करूँ मौर्या बैच की, जो कि यार डेडिकेटेड है एमएचटी सीईटी के बच्चों के लिए, तो अगर सच में आपको सीईटी की तैयारी करनी है तो यार आप मौर्या बैच अपने सीनियर्स को भी, जो भी जिनको भी चाहिए, जिनको लगता है कि यार हाँ यार इनको हम सजेस्ट कर सकते हैं, तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हो। मौर्या बैच चल रहा है क्लास सीईटी वाले बच्चों के लिए, IVSET का एक स्कॉलरशिप टेस्ट है, जिसकी लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहां जाके आप 90% तक की स्कॉलरशिप को भी अवेल कर सकते हो। तो वो टेस्ट को बेटा दे दो जल्दी से जाके। और ये है एज ऑलवेज एमएचटी सीईटी के रिजल्ट, दीज आर द रिजल्ट्स ऑफ जेईई मेंस 2026 एंड 2025 जेईई एडवांस के रिजल्ट। और ये बेटा नीट का रिजल्ट, मतलब ओवर 1400 स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड नीट 2025। तो ये बहुत ही शानदार है यार। और ये है बेटा वेदांतु के ऑफलाइन सेंटर्स। अगर मैं पुणे की बात करूँ ना, तो PCMC, स्वारगेट, औंध और सिंहगढ़ में आपको पुणे, मतलब पूरे पुणे में आपको वेदांतु के ऑफलाइन सेंटर्स मिल जाएंगे। और अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो देखो, अमरावती हो गया, बुल्डाना हो गया, नागपुर है, अहिल्यानगर, जलगांव, यहाँ पे भी आपको वेदांतु के ऑफलाइन सेंटर्स मिल जाएंगे, जहां पे जाओगे आप तो आपको 90% तक की स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। तो आपके अगर अड़ोसी पड़ोसी, आपके जूनियर्स, सीनियर्स, जिनको भी लगता है कि यार हाँ यार ये बैच हम उनको बता सकते हैं, ये बैच बहुत अच्छा है, इतने एक्सपीरियंस टीचर्स आपको मिल रहे हैं, सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, आपको प्रैक्टिस सेट्स मिल रहे हैं, DPPs, असाइनमेंट, सब कुछ मिल रहा है बेटा यहाँ पे इतने कम अफोर्डेबल प्राइस में। तो यार देर किस बात की, फटाफट से जाके एनरोल कर देना है, ठीक है। आज का वीडियो कैसा लगा मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, और मिलेंगे हम ऐसी नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।